दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरती की तो दुनिया दीवानी है ही। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर जितना ही एक खूबसूरत शहर पाकिस्तान में भी है। जैसे भारत के लोग कश्मीर को जन्नत कहते हैं, ठीक उसी तरह पाकिस्तान के इस छोटे से शहर एबोटाबाद के लिए भी यही कहा जाता है। दोस्तों, साल 1947 में भारत पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने एबोटाबाद को मिलिट्री एक्टिविटीज वाली सेंटर सिटीज की तरह इंपॉर्टेंस दी। जो एबोटाबाद कभी पाकिस्तान का फेमस टूरिस्ट पॉइंट हुआ करता था। खूबसूरत पहाड़ों और झीलों की वजह से लोग वहां वेकेशन के लिए आते थे। लेकिन अब इस शहर की खूबसूरती पर वो दाग लग गया है जिसे शायद कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। दरअसल इस शहर में हुए एक एनकाउंटर के बाद इस खूबसूरत शहर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल गई। जब 2 मई 2011 को अमेरिका ने अपने उस मिशन को यहां अंजाम दिया जिसके लिए वो कई सालों से रात दिन लगा हुआ था, और इस मिशन पर अमेरिका ने अरबों रुपए खर्च कर दिए थे। तो दोस्तों, अमेरिका और एबोटाबाद का एक साथ जिक्र करने पर आप समझ ही गए होंगे कि अब हम किस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, पहाड़ों की खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला यह शहर अब पूरी दुनिया में वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पहचाना जाता है। 11 सितंबर 2001 की वो तारीख जिसे शायद अमेरिका जिंदगी भर नहीं भूल सकता। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहले प्लेन की टक्कर हुई। यानी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 11 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराई। लोग सहम गए, चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लेकिन लोगों को जब तक कुछ समझ में आता तब तक दूसरे धमाके की आवाज आती है। वो पूरा मंजर डरा देने वाला था, क्योंकि लोग पहले झटके से समझ भी नहीं पाए थे कि दूसरा झटका लग जाता है। साउथ टावर में मिसाइल की तरह एक और प्लेन घुस गया। ये प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस का था, फ्लाइट नंबर 175। इसके बाद न्यूयॉर्क की आइडेंटिटी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर देखते ही देखते धरती में समा गए। और तो और अब हर किसी को यह समझ में आ गया था कि यह कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, यह अमेरिका पर एक टेररिस्ट अटैक है। दोस्तों, ट्विन टावर पर हुआ यह अटैक तो बस किसी खतरनाक साजिश की शुरुआत थी। अभी तो यहां बहुत कुछ होना बाकी था। जी हां, फिर उस दिन यानी कि 11 सितंबर 2001 को पेंटागन में सुबह 9:37 पर अगली शॉकिंग न्यूज आई, जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 77 पेंटागन की बिल्डिंग से टकराई। अब सब परेशान थे और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और आखिर ये सब कौन करवा रहा है, और इसके पीछे मकसद क्या है। इसके थोड़ी देर बाद ही अमेरिका को फिर से एक और बड़ा झटका लगा। सुबह 10:03 पर फिर से न्यूज आती है कि पेंसिल्वेनिया में भी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 की टक्कर हो गई है। इस तरह एक के बाद एक प्लेन क्रैश की न्यूज से पब्लिक बुरी तरह डर गई। दोस्तों, 1.5 घंटे से भी कम वक्त में एक के बाद एक 4 पैसेंजर प्लेन्स की टक्कर से अमेरिका में खलबली मच गई थी। दोस्तों, 9/11 इस डेट ने न सिर्फ अमेरिका की तस्वीर बदली, बल्कि इस डेट ने पूरे वर्ल्ड के दिलो दिमाग पर खौफ की मिसाल बना दी। ओसामा बिन लादेन की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा से अमेरिका को खतरा पहले से ही था। दरअसल ये टेरिबल अटैक 5 साल की डीप प्लानिंग का रिजल्ट था। प्लेन हाईजैक करके उसे अमेरिका की लोकेशन से टकराने का खौफनाक प्लान सबसे पहले ओसामा बिन लादेन के सपोर्टर खालिद शेख मोहम्मद के दिमाग में आया, और वही 9/11 का मास्टरमाइंड भी था। जिन टेररिस्ट ने प्लेन हाईजैक किया था उनमें हानी हंजौर नाम के एक टेररिस्ट के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी था। 9/11 टेररिस्ट अटैक में 2977 लोग मारे गए और हजारों लोग इंजर्ड हुए थे। लेकिन अमेरिका डर कर पीछे नहीं हटा। वो तो काउंटर अटैक के साथ अपने दुश्मन को करारा जवाब देने की फिराक में था। यानी कि अमेरिका को अब किसी भी कीमत पर ओसामा चाहिए था, फिर चाहे वो जिंदा मिले या मुर्दा। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन अपने कॉलेज के दिनों में एक ग्रेट सिविल इंजीनियर बनने का सपना देखा करता था। उसे बिल्डिंग, ब्रिज और नक्शों के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता था। कॉलेज की लाइब्रेरी उसकी फेवरेट जगह थी। यानी कि ओसामा बिन लादेन एक किताबी कीड़ा था। लेकिन फिर किताबों वाले इन हाथों में हथियार कैसे आ गए? दूसरों के घर बनाने का सपना देखने वाले ओसामा ने हजारों मासूम लोगों के घर क्यों बर्बाद कर दिए? ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 में सऊदी अरब के जद्दा की एक रिच फैमिली में हुआ था। उसके पिता मोहम्मद अवाद बिन लादेन एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और उसकी मां हमीदा अल अतस उर्फ आलिया खानेम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। ओसामा के ग्रैंडफादर यमन में स्पाइसेस यानी मसालों का बिजनेस करते थे। फिर साल 1894 में ओसामा के ग्रैंडफादर ओसामा के फादर मोहम्मद अवाद बिन लादेन को लेकर यमन से सऊदी अरब आ गए। ओसामा के पिता की डेथ के बाद उनका परिवार भी अलग अलग रहने लगा था। ओसामा अपने 52 भाई बहनों में 17वें नंबर का था और अपनी मां का फर्स्ट चाइल्ड था। दोस्तों, ओसामा की मां ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में ओसामा बिन लादेन बहुत शर्मीला था। ओसामा 20 साल की एज के आसपास भी बहुत स्ट्रांग, इंस्पायर्ड और पवित्र यानी प्योर थॉट्स रखता था, लेकिन बाद में वो चेंज होता चला गया। ओसामा बिन लादेन बहुत ही कूल और काम माइंड का लड़का था। एक ऐसा सिविल इंजीनियर जिसके दिमाग में हर वक्त घरों और हाई राइज बिल्डिंग के मैप्स घूमा करते थे। यानी कि उसे पढ़ाई के अलावा किसी और बात में इंटरेस्ट नहीं था। लादेन ने सऊदी अरब के जद्दा में बने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी और लंदन के कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग
और मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। उसी दौरान एक दिन लादेन किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। वो अपने पेपर पर बने बिल्डिंग के मैप को बार बार अलग अलग एंगल से देख रहा था। उस वक्त ओसामा इतना डीपली अपने काम में बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दो लोग उसके बगल में आकर खड़े हो गए। फिर 2 मिनट बाद जब उसके क्लासमेट ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा, तब ओसामा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकल कर आया। उसने ऊपर नजर उठाई तो देखा कि उसका एक क्लासमेट उसके पास खड़ा था। फिर ओसामा के क्लासमेट ने उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाई जिसके बाद बिल्डिंग्स और रोड मैप्स में डूबे रहने वाले ओसामा की जिंदगी ही पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, शेख अब्दुल्ला कट्टर इस्लामिक थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो एक ही नजर में किसी भी पर्सनालिटी को डीपली समझने का टैलेंट रखते थे। जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पहली बार देखा था तो वो उसे देखते ही समझ गए थे कि ये यंग सिविल इंजीनियर एक दिन पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। और उनका ये अंदाज बिल्कुल सही साबित भी हुआ। दोस्तों, साल 1980 ओसामा बिन लादेन की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। इसके बाद ही ओसामा बिन लादेन ने आतंक की राह पर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री रोड टू 9/11 के अकॉर्डिंग ओसामा ने पर्सनल रीजन से भी अमेरिका पर अटैक किया था। डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग 90 के दशक में ओसामा अपनी फैमिली के साथ सूडान में आराम की जिंदगी जी रहा था। ओसामा ने अपनी पूरी लाइफ में 4 शादियां की थी। उसके टोटल 24 बच्चे थे। इसी बीच अमेरिकी गवर्नमेंट ने ओसामा को सूडान से बाहर निकलने के लिए वहां की गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट किया। इसी वजह से उसे सूडान छोड़ना पड़ गया। अब लादेन के पास रहने के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे। वो सूडान से अपनी फैमिली को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा, लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। अफगानिस्तान करीब 10 सालों से सोवियत यूनियन से वॉर का सामना कर रहा था और इसके चलते वहां इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक नेसेसिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। ऐसे एनवायरमेंट के बीच ओसामा की सेकंड वाइफ खादिजा शरीफ ने ओसामा के साथ रहने से मना कर दिया। खादिजा एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर थी। खादिजा को अफगानिस्तान में रहना पसंद नहीं आया और वो डिवोर्स देकर अपने बेटे के साथ सऊदी अरब चली गईं। खादिजा से ओसामा का बहुत लगाव था और वो उसका जाना सहन नहीं कर पाया। वो अपनी फैमिली के टूटने की वजह से बहुत परेशान था और इसके लिए वो अमेरिका को रिस्पॉन्सिबल मानता था। दोस्तों, लादेन अफगानिस्तान में रहने के दौरान मकतब अल खिदमत के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा था। इस ओपन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव पूरे वर्ल्ड में इस्लाम के लिए फाइट कर रहे लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाना था। ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में रह रहे मुजाहिदीनों की आर्मी थी। दरअसल अमेरिका की ओसामा के साथ दुश्मनी की एक और वजह थी और वो थी अमेरिका के सोल्जर्स। ये बात साल 1990 की है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए आए अमेरिकी सोल्जर्स को अब अरब गवर्नमेंट ने विमेन सप्लाई कर दी थी ताकि अमेरिकी सोल्जर्स की फिजिकल नीड पूरी की जा सके। अमेरिकी सोल्जर्स के लिए तो ये विमेन सेक्स वर्कर्स ही थी, लेकिन ओसामा का मानना था कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है और इसके लिए वो ओपनली प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया। अरब के शाह से ओसामा ने इसकी कंप्लेन भी की, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अमेरिका ने अरब के शाह के साथ मिलकर ओसामा की ही लाइफ का दी एंड करने का प्लान बना दिया। ओसामा की लाइफ का चैप्टर इतनी जल्दी क्लोज होने वाला नहीं था, बल्कि अब ओसामा अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ओसामा के हर मूवमेंट पर अपनी आंख गड़ाए बैठी थी और अब ओसामा को पकड़ना अमेरिका का पहला टारगेट बन गया। लेकिन ओसामा जैसे शातिर दिमाग आतंकी को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। अमेरिका को यह काम जितना आसान लग रहा था, ये उससे कई ज्यादा गुना मुश्किल था। दोस्तों, कई बार जब अमेरिकी गवर्नमेंट ओसामा बिन लादेन के ठिकानों का पता लगाती तो वो हर बार चकमा देकर बच निकलता। साल 1996 से 2005 तक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की ऑपरेशनल स्टैंड अलोन यूनिट थी, जो 9/11 के अटैक से पहले और बाद में ओसामा बिन लादेन और उसके सपोर्टर्स पर नजर रखने के लिए काम करती थी। इसके जरिए ही ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ओसामा बिन लादेन सितंबर 1996 में सूडान में था। ये इन्फॉर्मेशन एक सूडानी टेररिस्ट जमाल अल फदल ने अमेरिकन एम्बेसी को दी थी और उस टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन से ही पता चला था कि ओसामा बिन लादेन की ये ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग कर रही है और वो इसमें पूरी तरह से केपेबल भी हैं। 1997 में तालिबान के लीडर मुल्ला उमर ने ओसामा बिन लादेन को कंधार में रहने के लिए इनवाइट किया। शहर के साउथ में जहां एक एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर स्टेशन काम कर रहा था, वहां ओसामा को रहने के लिए जगह दी गई। इस जगह का नाम था टर्नक फार्म। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर अमेरिकन एजेंसी के स्पाई यानी जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। अब एजेंसी ओसामा बिन लादेन की हर एक्टिविटीज को क्लोजली वॉच कर रही थी। ओसामा को पकड़ने और मार गिराने का अमेरिका का हर प्लान फेल हो रहा था। वहीं ओसामा की अमेरिका को लेकर नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 9/11 के अटैक ने न सिर्फ अमेरिका को हिला दिया था, बल्कि एक ऐसी खबर थी जो पूरी दुनिया का कोई भी देश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अपने लोगों को खोने का दर्द अमेरिका सह चुका था और वो अपने दुश्मन को हर हाल में खत्म करना चाहता था। हमले के 3 महीने बाद अमेरिका को ओसामा के अफगानिस्तान में होने की न्यूज मिली, लेकिन वो वहां से भी बच निकला, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ओसामा पर नजर बनाए हुए था, ठीक उसी तरह ओसामा की भी अमेरिका की हर चाल पर नजर थी। दोस्तों, ये बात उसी साल 14 नवंबर की थी।
सीआईए के फॉर्मर ऑफिसर ग्रे बर्नस्टेन को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि लादेन अब अफगानिस्तान के जलालाबाद में है। इसके बाद 8 लोगों की सीआईए टीम जलालाबाद के लिए रवाना की गई। एक लोकल गाइड ने इन लोगों को तालिबान के अगेंस्ट काम करने वाले अफगान कमांडर हजरत अली से मिलवाया। अली ने 3 फाइटर्स को मदद के लिए यूएस की टीम के साथ भेजा, लेकिन फिर सीआईए की टीम होपलेस हुई। उन्हें न्यूज मिली कि ओसामा जलालाबाद में नहीं है। मोरक्को के रहने वाले लादेन के बॉडीगार्ड अब्दुल्ला ने बताया था कि 17 नवंबर को लादेन, उसके टॉप डिप्टी और इजिप्शियन सर्जन ने जलालाबाद छोड़ दिया और अब लादेन का नया ठिकाना जलालाबाद से 30 मील दूर साउथ में तोरा बोरा पहाड़ों की गुफाएं थीं। इसके बाद अमेरिका ने अलकायदा को निशाना बनाते हुए इस एरिया में कई अटैक्स करवाए, लेकिन उनमें से भी कोई अटैक कामयाब नहीं हो पाया। सीआईए को अलकायदा के आतंकियों का ट्रीटमेंट करने वाले एक यमनी डॉक्टर ने बताया था कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। अलकायदा के बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे और हालात ये थी कि इंजर्ड लोगों के ट्रीटमेंट के लिए उनके पास मेडिसिन भी खत्म हो चुकी थी। उस डॉक्टर ने ही बिन लादेन को एडवाइस दी थी कि अगर वो लोग तोरा बोरा नहीं छोड़ते हैं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिका हर दिन इस एरिया में बमबारी कर रहा है। वहीं ग्राउंड पर सीआईए ऑफिसर्स की गाइडेंस में अफगान फोर्स अलकायदा टेररिस्ट पर अटैक करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन इन अटैक्स के बीच लादेन भाग निकला। अब लादेन अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में एंट्री ले चुका था। लादेन का सड़क के रास्ते पाकिस्तान जाना अपनी मौत को खुद इन्विटेशन देने जैसा था और इसलिए उसने चालाकी से काम लिया और सड़क की जगह पहाड़ियों के किनारे से वो पाकिस्तान पहुंच गया। दोस्तों, उसके बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई महीनों तक ओसामा बिन लादेन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन एजेंसीज का फुल पावर के साथ काम करने के बाद भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ओसामा बिन लादेन आखिर कहां गायब हो गया। कई बार एजेंसी को टिप मिलती, लेकिन वहां ओसामा तक पहुंचते पहुंचते वो रह जाते। साल 2009 में बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए। बराक ओबामा 9/11 के अटैक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाना चाहते थे। दोस्तों, बराक ओबामा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अ प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में लिखा है कि 9/11 की 9th एनिवर्सरी से एक दिन पहले सीआईए के डायरेक्टर लियोन पनेटा और बराक ओबामा के प्रेसिडेंशियल पीरियड में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर माइक मॉडल ने उनसे मिलने के लिए टाइम मांगा था और कहा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, ओसामा बिन लादेन के बारे में हमें अभी बहुत सारे क्लूज मिले हैं। उन्होंने बताया कि उनके कई जासूसों ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के एक आदमी को ढूंढ निकाला है जो अलकायदा के लिए मैसेंजर का काम करता था। उसके ओसामा बिन लादेन से बहुत क्लोज कनेक्शंस हैं। अबू अहमद उन्हें पाकिस्तान में इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर अबोटाबाद शहर के बाहरी इलाके के एक बड़े अहाते यानी प्रेमाइसिस तक भी लेकर गया। उस प्रेमाइसिस का साइज और सिक्योरिटी को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां अलकायदा से जुड़ा कोई शख्स रह रहा होगा और यह शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बहुत खास और बड़े पद पर होगा। इस घर में 3 फ्लोर थे। ऊपर के फ्लोर पर एक बैल्कनी भी थी, लेकिन इस बैल्कनी को एक दीवार से कवर किया गया था। उस घर में ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन था और ना ही कोई लैंडलाइन फोन। दरअसल इस घर में ओसामा बिन लादेन अपनी 3 पत्नियों, 8 बच्चों और 4 पोतों के साथ रहता था। इंटेलिजेंस टीम ने घर के बाहर सूख रहे कपड़ों से गेस कर लिया कि इस घर में ओसामा बिन लादेन ही रहता है। ओसामा बिन लादेन अपने किए गए गलत कर्मों से कैसे भाग सकता था? उसे अपने किए गए गलत कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। डेट थी 1 मई 2011, टाइम था 11 बजे, जगह अफगानिस्तान का जलालाबाद एयरफील्ड। मिशन ओसामा बिन लादेन को फिनिश करना। उस वक्त जलालाबाद के यूएस एयरफील्ड में रात होने के बावजूद हलचल थी। 2 MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार खड़े थे। इन दोनों हेलीकॉप्टर में सवार थे दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली यूएस नेवी सील के टीम 6 के 23 कमांडो। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में अहमद नाम का एक पाकिस्तानी अमेरिकन ट्रांसलेटर और कायरो नाम का एक डॉग भी इस टीम में शामिल था। दरअसल इस मिशन में खोजी डॉग को इसलिए शामिल किया गया कि यदि अगर ओसामा बिन लादेन किसी तरह से बचकर भागने की कोशिश करे तो उसका पीछा किया जा सके। हेलीकॉप्टर की लाइट बंद थी। हेलीकॉप्टर के पायलट नाइट विजन चश्मे पहने हुए थे। किसी भी तरह की आवाज ना हो इसलिए रेडियो सेट का साउंड भी बहुत कम कर दिया गया था। और फिर सिर्फ 15 मिनट में ही इन हेलीकॉप्टर्स ने पहाड़ियों के बीच से पाकिस्तान की बॉर्डर में एंट्री ले ली थी। पाकिस्तान के रडार इन हेलीकॉप्टर्स को पकड़ नहीं पाए। वजह यह थी कि पाकिस्तानी रडार भारत से जुड़े बॉर्डर्स को लेकर ज्यादा अलर्ट रहते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद से 150 माइल्स दूर एक छोटा सा शहर अबोटाबाद, जहां एक घर में छिपा था वर्ल्ड का सबसे शातिर, सबसे डेंजरस टेररिस्ट और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन। वो लादेन जिसे ढूंढने में अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए। अमेरिका इस ऑपरेशन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस वजह से इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के उड़ने के बाद जलालाबाद के एयरबेस से 4 हेलीकॉप्टर और रवाना किए गए। इनमें से 2 को अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात किया गया, जबकि 2 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की बॉर्डर में एंट्री ले चुके थे। ये सभी हेलीकॉप्टर मिशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर टीम को बैक सपोर्ट देने के लिए तैनात किए गए थे। अब नेवी सील कमांडोज के ये हेलीकॉप्टर अबोटाबाद के लादेन के ठिकाने पर पहुंच चुके थे। फिर टीम के सामने असली चैलेंज शुरू हुआ ओसामा बिन लादेन के घर में एंट्री के साथ। हेलीकॉप्टर से 2 रस्सी नीचे फेंके गए और 12 कमांडो ओसामा बिन लादेन के प्रेमाइसेस में उतर गए। दूसरे हेलीकॉप्टर से 4 नेवी सील कमांडो, ट्रांसलेटर और डॉग को हवेली के बाहर ही उतारा गया। इन कमांडो का काम था अंदर की एक्टिविटीज पर नजर रखना, जबकि अहमद का काम था लोकल लोगों को इस पूरे मिशन से दूर रखना। बाकी बचे 6 सील कमांडो को हेलीकॉप्टर ने हवेली की छत पर उतार दिया था।
सील कमांडोज बाउंड्री वॉल के सहारे हवेली के उस हिस्से पहुंचे जहां एनिमल्स को रखा जाता था और कम साउंड वाले बॉम्ब से इसके गेट को उड़ा दिया गया। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर सील कमांडोज का पहला सामना हुआ लादेन के राइट हैंड कहे जाने वाले अबू अहमद अल कुवैती से। अमेरिकी सैनिकों को देखकर वो अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए अंदर भागा। जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में वेपन था, लेकिन वो अटैक कर पाता उससे पहले ही कमांडोज ने उसे मार गिराया। दोस्तों, मिशन अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सबकी नजर तो ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रही थी। हवेली के अंदर के हिस्सों में मौजूद कमांडो की टीम 3-3 की यूनिट्स में डिवाइड हो गई। उनका काम था अंदर का रास्ता क्लियर करना, जिससे छत पर दूसरी टीम अपने मिशन को आसानी से अंजाम दे सके। अमेरिकन कमांडोज को लगा कि मकान के अंदर काफी लोग मौजूद होंगे। एक यूनिट अंदर के हिस्से के मेन गेट के पास पहुंची। वहां उनका सामना अबरार से हुआ। अबरार के हाथ में AK-47 थी और उसके साथ उसकी बीवी थी। कुछ ही मिनटों में अमेरिकी सैनिकों ने दोनों को मार गिराया। दोस्तों, अब एक एक करके लादेन के साथियों को अमेरिकी कमांडोज ने खत्म कर दिया, लेकिन मिशन अभी भी अधूरा था क्योंकि लादेन अभी जिंदा था। अब ग्राउंड फ्लोर को पूरी तरह से क्लियर करने के बाद कमांडोज ने फर्स्ट फ्लोर के रूम्स को चेक करना शुरू कर दिया। फिर टीम ने आगे बढ़ने का काम शुरू किया और उनका सामना हुआ लादेन के बेटे खालिद से। खालिद ने स्टेयर्स के ऊपर से ही AK-47 फायर किया, लेकिन वो भी मारा गया। अब सील कमांडो थर्ड फ्लोर की लास्ट स्टेयर्स तक पहुंच चुके थे। कमांडोज को उनके नाइट विजन चश्मे की ग्रीन लाइट में बेडरूम के डोर के पीछे छिपे एक शख्स की हल्की सी झलक दिखी। दरअसल दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट मौत से छिपने की कोशिश कर रहा था। अब ओसामा को देखकर कमांडो बेडरूम के अंदर घुसे, लेकिन अंदर पहुंचकर वो चौंक गए। कमरे में लादेन की दोनों बीवियां उसे घेर कर खड़ी थी। लादेन की छोटी बीवी अम्माल अरबी में तेज तेज चिल्ला रही थी। कमांडो को लगा कि वो उन पर हमला करने वाली है, जिसके चलते बिना देरी किए कमांडो ने एक गोली उसके पैर में मार दी। अब सील कमांडो की दूसरी यूनिट भी रूम के अंदर एंट्री ले चुकी थी, जिनकी M4 लेजर गन से 5.56 mm गोली चली और सीधे लादेन के सीने में घुस गई। पहली गोली से लादेन पीछे की तरफ गिर गया, तो अगली गोली उसके सिर में आंख के ठीक बगल में मारी गई, जिसके बाद लादेन ने वहीं दम तोड़ दिया और वॉर अगेंस्ट टेरर का मिशन कंप्लीट हो गया। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन को पहले से फिक्स प्लानिंग के अनुसार समंदर में दफनाया गया था। लादेन की डेड बॉडी के बैग में 150 किलो की लोहे की जंजीरें भी लगाई गई थीं, ताकि डेड बॉडी का समुद्र में डूबना श्योर किया जा सके। थोड़ी देर में लादेन की डेड बॉडी समंदर की गहराई में समाती चली गई। दोस्तों, 9/11 की 9 साल 7 महीने और 20 दिन बाद अमेरिका ने अपना बदला ले लिया था। ओसामा के अंत के साथ ही ये मैसेज दिया गया कि आतंक और नफरत फैलाने वालों का अंत भी उतना ही बुरा होगा।